मैं कह सकती हूँ उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इससे अगर मिलता है किसी का बिहेवियर, हम लोग डिसऑर्डर्ड पीपल को जब ट्रीट कर रहे होते हैं तो ये मिलाते हैं, क्या उनके अंदर पैरानॉइड प्रॉब्लम है, सिज़ॉइड की उनके अंदर क्वालिटीज़ हैं या सिज़ोटीपल की क्वालिटीज़ हैं। जब ये तीनों मिल रही होती हैं, तो हम उनको बोलते हैं कि हाँ, ये क्लस्टर ए के अंदर आते हैं, इनके अंदर क्लस्टर ए पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है। तो ऐसे ही हम लाइक एक-एक चीज़ों को देखते हुए उनके मतलब डिस्क्रिप्शन डालते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आई थिंक इतना ही डिस्क्रिप्शन जो मुझे समझ में आ आ रहा है। नहीं, बहुत अच्छा था। हुँ। हुँ। आपने क्लस्टर बी भी पढ़ा होगा, हाँ, क्लस्टर बी इससे भी अपना पॉइंट व्यू। इसमें भी मतलब आपको जैसे आप देख सकते हो इसमें सारे वो पर्सनैलिटी की डिसऑर्डर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, जो आपको मतलब मिलती-जुलती हैं काफ़ी। एंटी सोशल जो आप मतलब सोशली नहीं किसी के साथ इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं। आपके अंदर एंटी सोशल कोई फ्रेंडलीनेस नहीं है, आपके अंदर कोई फ्रेंडशिप या फैमिली क्लोज़नेस नहीं है। आप बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ में डिस्ट्रॉयड बिहेवियर शो करते हैं कि जब आपकी कोई गैदरिंग लाइक कर तरीके का कोई बिहेवियर करना होता है, तो आप बहुत ही ज़्यादा एंटी बिहेव कर रहे होते हैं। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी होती है, एक बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी में बेसिकली वो लोग आते हैं, जिनका जो मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो कंप्लीटली लाइक वो लोग ऐसे होते हैं कि उनको एक वो लोग एक बना लेते हैं अपना एरिया कि हाँ, मुझे मतलब इसी एरिया के अंदर लाइक उनका अनस्टेबल मूड होता है। लाइक उनको नहीं पता है कि वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, लाइक कभी बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाएँगे, कभी वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएँगे, कभी वो बहुत ही ज़्यादा लाइक वर्दीलेस फ़ील करेंगे, मतलब उनका वो जो पर्सनैलिटी का बॉर्डर है वो सेट नहीं होता है। वो किसी भी एरिया में शिफ्ट होते रहते हैं, लाइक कभी बहुत ही एक्साइटेड हो जाएँगे, कभी इमोशनली अनस्टेबल हो जाएँगे, कभी इम्पेयर्ड सोशल रिलेशनशिप की तरफ चले जाएँगे, कभी बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाएँगे, इनसिक्योरिटी फ़ील होने लगेगी, तो उनका इमोशनल डिसबैलेंस होता रहता है। तो ये भी उसी से रिलेटेड अब आप देख लो खुद ही इस क्लस्टर में जितनी भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को डाला गया है, वो हमारे रिगार्डिंग टू हमारे लाइक पर्सनैलिटी जो हमारा इमोशन से जुड़ा हुआ है। जैसे एंटी सोशल ये भी आपका एक एंटी सोशल इमोशनल एरिया हो गया। फिर बॉर्डर लाइन में भी आप बहुत इनसिक्योरिटी फ़ील कर रहे हैं, वर्दीलेस फ़ील कर रहे हैं, तो ये भी वो आपका फीलिंग वाला एरिया हो गया। फिर हिस्ट्रॉनिक जो होता है, हिस्ट्रॉनिक कंप्लीटली इज़ रिलेटेड टू लाइक आप जैसे मतलब इसको हम कैसे बोले हिस्टोनिक जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लोग होते हैं, वो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा लाइक अटेंशन चाहते हैं, बहुत ड्रामेटिक फ़ील क मतलब शो करते हैं अपने आप को और बहुत ही ज़्यादा मतलब उनको हो सकता है ना चाइल्डहुड में उन्हें बहुत अब्यूज़ मिला है। लाइक उनको होता है ना हम लोग को कभी भी जब कंसोल नहीं किया जाता हमारे बचपन में हमें बहुत ही ज़्यादा लाइक ऐसा ट्रीट किया जाता है कि हमें निग्लेक्ट किया जा रहा है। जब निग्लेक्ट चाइल्ड होता है या अब्यूज़ चाइल्ड होता है, तो वो ऐज़ अ बिहेव करता है, उसके अंदर एक ऐसी क्वालिटी आ जाती है कि सी मुझे देखो, मेरे अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और लाइक मुझे हेल्प चाहिए। एंड देन नार्सिसिस्टिक भी सेम आते हैं उसी तरीके की पर्सनैलिटी में जब उनको लाइक मिसट्रीट किया जा रहा है या उनको ऐसा लाइक उनके साथ ऐसा बिहेव किया जा रहा है जैसे कि वो बहुत ही ज़्यादा लाइक कॉमन में मिलती है बेसिकली मुझे ये और ये ऐसी चीज़ होती है जिसमें हमको डिसरिगार्ड और हमारा जो फीलिंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज़्म वाला नहीं होता है लाइक हम हैंडल नहीं कर पाते, कोई हमें क्रिटिसाइज़ कर रहा है, कोई हमें हार्म कर रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम आती है इसकी वज़ह से भी हमें बहुत ही ज़्यादा लाइक ये सारा जो क्लस्टर बी की लाइक है डिसऑर्डर्स ये हमारे इमोशनल लेवल पर बेस्ड है लाइक हाई टू लो। तो हम कैसे बिहेव करते हैं। थैंक यू सो मच। अब शायद कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं लेक्चर। आयुष अगर आप हो तो। जस्ट अ सेकेंड एक्चुअली आई वाज देयर इन अ क्लिनिक और वहाँ से आते वक्त इतना लेट हो गया। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट एवरीवन। और मैं एक्चुअली ना एक बात कर रहा था ये एक पेरू से उनसे, तो उसी के सिलसिले में मेरा लेट हो गया। तो अभी का कितने लोग आए थे यहाँ पे? कैन यू लेट मी नो, मतलब अभिषेक, या इतने ही लोग थे?
मतलब अभी यहाँ पे कितने लोग थे? सॉरी फॉर दैट, आज में मेरा डिले हुआ। और 8 लोग, ओके। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। मैं और भी लोगों को बोल रहा हूँ, उन्होंने आज मुझसे रिक्वेस्ट करा था कि मुझे रिमाइंड कराने के लिए। तो या अभी क्या चल रहा था टॉपिक? कैन यू लेट मी नो? मुझे रिमाइंड करेंगे अभी क्या कैसे चल रहा था? नहीं नहीं, अभी उसके पहले क्या क्या अभी चीज़ें क्लासेस में हैं? ओह थैंक यू अंशिका। ओके, क्लस्टर ए क्लस्टर बी कल हम लोगों ने पढ़ लिया था। हाय एवरीवन। सो आज हम क्लस्टर सी के बारे में बात करेंगे क्या है। और जैसा कि हमने कल पढ़ा था ना, एक मोटे तौर पर बुलेट, एक मोटा सा सिनेरियो कि एक क्लस्टर ई, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी के जनरली इनका कैसा बिहेवियर होता है। तो क्लस्टर सी के जितने लोग होते हैं ना, बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं, एंग्जियस होते हैं और फियरफुल होते हैं। ओके। और मेरा आवाज़ पहले सभी को आ रहा है ना? रितिका, साक्षी, अंशिका, श्रेष्ठा। ओके, हाय तान्या, वेलकम। तो क्लस्टर सी के बारे में आज पढ़ाई करेंगे, पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में। तो ये देखिए, ये, हाय अवनी, हाउ आर यू? वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अच्छा, एक सवाल करेंगे सभी से, कितने लोग को पोक्सो एक्ट के बारे में, थोड़ा सा हट के है टॉपिक, कितने लोग को पोक्सो एक्ट के बारे में पता है? पहले ये बताओ, जिसको पता है थम्स अप करो। पोक्सो एक्ट, स्पेलिंग क्या है? पोक्सो, POSCO। वेट अ मिनट, पोक्सो एक्ट क्या होता है? कोई बताएगा इसके बारे में? इसकी स्पेलिंग है POSCO, पोस्को, पोक्सो एक्ट, POCSCO। कोई बात नहीं, नहीं पता तो। देखिए, यही होता है ना कि 18 ईयर्स के पहले जितने भी नाबालिग होते हैं, एडल्ट नहीं होते हैं, तो उनके साथ कोई भी हरासमेंट, सेक्सुअल एक्टिविटी, जो बैड टच होता है गर्ल्स के प्रति, अम, तो जैसे कि सेक्सुअल हरासमेंट होता है, उसके प्रति हमें अवेयरनेस करनी चाहिए ना, सो दैट बच्चे अपने मदद तो मांग सके, शेयर तो कर सके। तो इसीलिए उसका अवेयरनेस का चल रहा था बातचीत। कल मैं हल्का सा सनेरा दे दूँ तो इसलिए लेट हो गया। और अभी एक पेरू का एक मिस्टर ली है, तो उससे बातचीत चल रहा था अभी। बहुत बहुत ही अच्छे व्यक्ति है वो, और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पे अपने कंट्री में। ब्राज़ील के बगल में एक कंट्री है। तो वो सारी चीज़ चल रही थी। तो आज का टॉपिक थोड़ा डिस्कशन वाला रखने वाले थे, और हल्का सा वो स्टडी वाला मटेरियल रखने वाले थे। तो खैर देखते हैं, अभी आधे घंटे में भी करेंगे क्लस्टर से, तो थोड़े टाइम में हो जाएगा। ओके, वेट एक मिनट। तो चलिए, तो आ जाते हैं बैक टू द टॉपिक, क्लस्टर सी के बारे में। सबसे पहले है अवॉइडेंट, फिर उसके बाद है डिपेंडेंट, फिर उसके बाद है ऑब्सेसिव कंपल्सिव वाले, OCPD। अवॉइडेंट लोग कैसे होते हैं? स्लाइड इट डाउन, स्लाइड स्लाइड पेज को। अवॉइडेंट लोग कैसे होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अवॉइडेंट लोग जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा सोशली इंफीरियर फील करते हैं। इनको फीलिंग होता है कि अरे वो मेरे से बहुत ज़्यादा बड़े हैं और बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, और मैं हर चीज़ में कम रह गई, मतलब एक्सट्रीम में फीलिंग इनका ऐसा होता है। और हमेशा एंग्जियस रहेंगे चीज़ों को लेकर, हमेशा नॉस्टैल्जिक रहेंगे, डल रहेंगे, और पैसिमिस्टिक रहेंगे। और हम इनको फियर ऑफ रिजेक्शन का बहुत ज़्यादा चिंता होता है कि मैं कहीं जीवन में फेल ना हो जाऊं, कुछ कर ना
मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, और लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे, इसलिए रिलेशनशिप के में भी ये इनको वो दिक्कत होती है, जाके अप्रोच भी नहीं करते। एक्सट्रीम में होता है, ये क्रिटिसिज्म को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। अभिषेक जी प्लीज इसको स्लाइड करेंगे क्या, अगले पेज में है ये एवॉइडेंट के बारे में। हम एवॉइडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, क्लस्टर सी का एवॉइडेंट पर्सनैलिटी। मेरी आवाज आ रही है अभिषेक? हाँ, थैंक यू वेरी मच। तो यही होता है इनके अंदर, और इन्वॉल्वमेंट अवॉइड करते हैं, सबसे मिलना जुलना ये पसंद नहीं करते, और यही चीजें हैं क्योंकि इनका एक अलग सेल होता है। अवॉइडेंट नाम से ही दिख रहा है कि बिल्कुल अवॉइड करेंगे चीज़ों को, सबका एंग्जाइटी को सोल्यूशन यही मानेंगे कि चीज़ों को अवॉइड कर दो, स्केप कर दो। तो इस टाइप का ये लोग होते हैं। पर्सनालिटी डिसऑर्डर का पहले हमने कल बात करा था डिफिनेशन, उसका हल्का सा रिवीजन फिर से कर लेते हैं। इसका मतलब ये होता है ना, सीवियर डिस्टर्बेंस इन पर्सनालिटी एंड बिहेवियर टेंडेंसीज, वो रिलेटेड होता है हमारे ट्रेट से, हैबिट से, और ये जो पनपता है हमारा पर्सनालिटी डिसऑर्डर थ्रू आउट अपब्रिंगिंग होता है, रातों रात नहीं होता। और इससे होता क्या है, पर्सनल और सोशल डिस्ट्रेस आ जाता है। दिस विल बी टर्म्ड एज पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो सीवियर डिस्टर्बेंस इन पर्सनालिटी एंड बिहेवियर टेंडेंसीज, जो कि रातों रात नहीं, कॉन्टिन्यूस अपब्रिंगिंग के साथ आते रहता है, और जो कि पर्सनल और सोशल डिस्ट्रेस क्रिएट करता है। और पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या क्या नहीं होता, ड्रग्स का साइड इफेक्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, सब्सटेंस यूज इन्वॉल्व नहीं होता, ब्रेन इंजरी इन्वॉल्व नहीं होता, डिजीज इन्वॉल्व नहीं होता, साइकेट्रिक डिसऑर्डर नहीं इन्वॉल्व होता, और इंसल्ट ये सब इन्वॉल्व नहीं होता इसमें। ओके, ये पेरेंटिंग का ही दिक्कत है और अपब्रिंगिंग का ही दिक्कत है, मेनली हमारे हैबिट्स और ट्रेट्स का ही दिक्कत है। तो इन्हीं सबसे ये चीज़ें पनपती हैं, तो वो हम चीज़ों को कीप इन माइंड रखें। डिपेंडेंट, डिपेंडेंट के बारे में पढ़ते हैं, अवॉइडेंट हो गया, अब डिपेंडेंट के बारे में पढ़ते हैं। हमने पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का हल्का सा रिकैप भी कर लिया। कौन रीड करेगा? श्रेष्ठा प्लीज रीड इट, डिपेंडेंट वाला सब में से, सो दैट इंटरैक्टिव लगे क्लास। श्रेष्ठा? Yeah, where is it though? या डिपेंडेंट से आपको पढ़ना है, सबमिसिव। आर यू एबल टू यूज द स्क्रीन? I am just seeing cluster C details. क्लस्टर सी डिटेल्स, इट इज इन सेकेंड पॉइंट, डिपेंडेंट से पढ़ना है आपको, ये एक लाइन का बस, डिपेंडेंट। Oh, okay, dependent, submissive, fear of abandonment. That's it. या थैंक यू वेरी मच। अब डिपेंडेंट में कैसे लोग होते हैं? क्लस्टर सी के लोग पहले फिर से बताता हूँ, ये बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं, एंग्जियस होते हैं, फियरफुल होते हैं। क्लस्टर बी के लोग बिल्कुल वाइल्ड होते हैं, ड्रामेटिक होते हैं, इमोशनल होते हैं। क्लस्टर ए के लोग बहुत ज़्यादा वियर्ड, ऑड, इसेंट्रिक, हाईली सस्पिशियस, वल्नरेबल होते हैं, ऐसे लोग। तो क्लस्टर सी में हम वरीड, एंग्जियस, फियरफुल जैसे लोग ही देखेंगे। ओके, तो डिपेंडेंट में क्या होता है कि नाम से ही डिपेंडेंट है, तो एक्सट्रीमली डिपेंडेंसी आती है इनकी, हर वक्त इनको चाहिए कोई साथ में। जैसे मेरे क्लासमेट है, एक बातचीत हो रहा था, तो उनकी माता को ये दिक्कत था, माँ को ये दिक्कत था कि वो हमेशा उनको डर लगा रहता था, कोई उनको पास चाहिए होता था कि वो पकड़ के साथ में ऐसे कंधा पकड़ के बैठे रहे। मैं काफ़ी ऐसे मेरे एक दोस्त रहा है, मैंने देखा है कि उनको अक्सर कोई ना कोई साथ में चाहिए, ऐसे कंधा पकड़ के बगल में, तब वो चलते रहें। उनको इतना डर लगता है, अकेले वो चल नहीं सकते मार्केट में। तो इस प्रकार की डिपेंडेंसी होती है। ऐसी भी डिपेंडेंसी होती है, कहने का मतलब एक्सट्रीमली डिपेंडेंट रहेंगे वो, कपड़े खरीदने जाएंगे बिना किसी चार लोगों के चॉइस के, पूछे बिना वो कपड़ा खरीद नहीं सकते हैं। डिसीजन मेकिंग लेने की क्वालिटी बिल्कुल होती ही नहीं है, और दूसरों के प्रति बहुत ही कंप्लाइंट और सबमिसिव रहेंगे। हाँ जी, ओके ठीक है, आप बुरा नहीं मानोगे, आप बुरा तो मत ना मान जाओ। अरे मेरा मुझसे बुरा मान गया तो मुझे छोड़ के चला जाएगा, फिर मैं अकेले रह जाऊंगा, फिर मैं अकेला रह जाऊंगा। तो ऐसी फीलिंग इनको बना रहता है, बहुत ज्यादा सबमिसिव रहते हैं, हमेशा गुड बॉय, गुड गर्ल, ये इनकी छवि इनको बना के रखनी पड़ती है, क्योंकि ये डरते हैं मैं दूसरों को हर्ट ना कर दूं। तो
ऐसा होते हैं डिपेंडेंट, बहुत ज़्यादा इनको छोड़ दिए जाने का डर होता है, फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट। और तो अपने डिसीजन मेकिंग करने के लिए एक्सेसिव मतलब बहुत डिपेंडेंट होते हैं अपने डिसीजन सही निर्णय लेने के लिए, खुद का डिसीजन ये ले ही नहीं सकते। तो इनको उंगली पकड़ाओ ना कुछ किसी चीज़ के लिए तो आपको हाथ पकड़ लेंगे पूरा, तो ऐसा होता है इनका। ओसीपीडी अब पढ़े इसके बारे में, कौन पढ़ेगा? अंशिका, पहली बात थैंक यू वेरी मच। आप, मुझे अच्छा लग रहा था आप जब पढ़ा रही थी चीज़ें। साक्षी आप पढ़िए। थैंक यू। साक्षी आप पढ़िए। वेलकम 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 अंशिका, अभी आपसे बात करेंगे। साक्षी आप पढ़िए ओसीपीडी। यहाँ ना बहुत ज्यादा ही आवाज आ रहा है ओके ओके ठीक है बैकग्राउंड साक्षी, साउंड। ठीक है फिर अंशिका आप कंटिन्यू करिए प्लीज ओसीपीडी। अंशिका आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओसीपीडी परफेक्शनिस्ट, रिजिड और डिटेल ओरिएंटेड। ओके, तो इसके बारे में ओसीपीडी के बारे में पढ़ते हैं। ओके, सो जैसा कि हमने देखा परफेक्शनिस्ट, हमने सिगमंड फ्रायड के वो टॉपिक में देखा था कि ओरल एनल फैलिक, ओरल में एनल में क्या होता है, अब नहीं ज़्यादा इसका रेजोल्यूशन करेंगे तो कैसे वो बिल्कुल आगे चल के एक हल्का सा ये चादर ऐसे सिकुड़ा हुआ हो, उनको जिनको दिक्कत हो जाएगा, इनको दिक्कत हो जाएगा कि मतलब बिल्कुल सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए और फिर सबको सब कुछ आना चाहिए। तो ऐसा इनका होता है, परफेक्शनिस्ट तो ये होते हैं, रिजिड होते हैं अपने थॉट को लेकर, थॉट में भी रिजिडनेस आता है। मैं जो मानता हूँ वो बिल्कुल सही है, बाकी तुम सभी का विचार जो है बिल्कुल गलत है, ना काबिले तारीफ है, ऐसा बोलते हैं उसको। और मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही ग्रैंडियस हूँ, ऐसी इनकी भावनाएं होती हैं ओसीपीडी वाले को। ओसीपीडी आगे चल के ओसीडी में सब बदल जाता है। ओसीपीडी को बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, तो सबसे बड़ी क्वालिटी इनकी ये होगी, ट्रेट ये होगा जो कि एक्वायर्ड हो सकता है या इनेट भी हो सकता है, जैसा कि हमने कल पहले बात करा था कि ये परफेक्शनिस्ट होते हैं, एनाकास्टिक होते हैं। एनाकास्टिक मतलब यही, इसको हम बोलेंगे हाईली परफेक्शनिस्ट। एनाकास्टिक एक शब्द होता है, उसको यूज करेंगे। इसके लिए मैड, ये पागल होते हैं इसके लिए, परफेक्शन परफेक्शन परफेक्शन, तो कुछ हाईली एक्सट्रीम में होता है ये। और हर चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से, बहुत सूक्ष्मता से किया जाना चाहिए, ऐसा इनका चॉइस होता है, ऐसा इनका चाह होता है। और ये बहुत ज़्यादा रिजिड और स्टबन होते हैं, जिद्दी होते हैं बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर, कॉम्प्रोमाइज़ करना इनको आता नहीं, दूसरों को हमेशा डोमिनेशन दिखाना, हर वर्क के ऊपर एक इनको कंट्रोल चाहिए। और अपने ही थॉट में, अपने ही रूटीन में, अपने ही जीवन शैली में प्री ऑक्युपाइड रहते हैं। पता नहीं उनको शायद इनसाइड भी नहीं होता या होता भी है, लेकिन वो अपनी चीज़ों में ना बहुत एक शेड्यूल में प्री ऑक्युपाइड रहते हैं, उससे परे वो चीज़ें नहीं जाना चाहते हैं। और क्योंकि और इससे एंग्जाइटी भी होती है, और जब भी वो चेंज होता है ऐसा कुछ ना, हल्का सा केओस होता है, मेसी होता है कुछ भी, तो इनको दिक्कत होने लगता है, एंग्जाइटी आने लगती है। तो ये है ओसीपीडी। और चलिए हमने सभी, अब यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी। अब हम बात करते हैं हल्का सा कॉज ऑफ पीडी, पर्सनालिटी डिसऑर्डर का कॉज क्या क्या हो सकता है और ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। एक मिनट अभिषेक, आप ये बताएं, मतलब शुरुआत के क्लासेस में कितने लोग थे? रिकॉर्डिंग तो चल रही है ना अभी? ठीक है, फिर बाकी लोग क्लासेस के बारे में मांगेंगे तो कमल प्लीज प्रोवाइड करा देना। ओके, मैं ये सोच रहा था कि कुछ 3-4 लोग पूछ रहे थे ट्रीटमेंट के बारे में कि कैसे इसका
इसे निजात पाया जाए। तो मैं उन्हीं का चैट देख रहा। हाँ, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि वो लोग भी रहें यहाँ पे। खैर ठीक है, हमने शायद टाइमिंग बदल दी है, तो काफ़ी लोग थोड़ा ना को और काम होगा, तो कोई बात नहीं, ठीक है। मैं इससे कनेक्ट करता हूँ, मैं कंटिन्यू करता हूँ, बस 1 मिनट। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। रिकॉर्डिंग ही भेजना सफिशिएंट होगा अभी के लिए। हम अगली क्लासेस ना ऐसा कर लेंगे पहले से ये चीज़ें। ओके, सो कॉज ऑफ पीडी के बारे में बात करते हैं। पीडी मतलब पर्सनालिटी डिसऑर्डर। क्या क्या कारण हो सकता है? सबसे पहला जेनेटिक, हेरेडिटी, क्रोमोसोमल, क्रोमोसोम से दिक्कतें आ सकती हैं, चीज़ें रेप्लिकेट कर गई। बॉर्डर लाइन डिसऑर्डर से दिक्कतें आ जाती हैं। सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट्स, अगर आपने पेरेंट्स से इंडिविजुअल को बचपन में दूर रखा है तो आएंगे पर्सनालिटी डिसऑर्डर। बहुत जल्दी लाड प्यार दुलार नहीं मिला, वो दादा का दादी का प्यार या मम्मी का शुरुआत में प्यार बहुत ज़रूरी होता है, तो नहीं मिला तो बहुत दिक्कतें आएंगी। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में अक्सर देखा जाता है ना, सबसे बड़ा कॉज जो होता है ना, मम्मा होती है, माँ होती है। अगर बच्चे का अच्छे से ध्यान नहीं दिया गया, अब बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में हमने क्या देखा था कि इमोशनली अनस्टेबल होते हैं और आइडेंटिटी डिस्टर्बेंस उनकी होती है, और ये सुसाइड टेंडेंसी, सीक अटेंशन, इंटेंस अटैचमेंट और अटैचमेंट वाले रिलेशनशिप रखते हैं, और ये थ्रेटन बिहेवियर रखते हैं, सेल्फ हार्म वाली चीज़ें। तो इनसे क्या दिखता है कि इतना ज़्यादा इनका जो मूड है फ्लक्चुएट क्यों करता रहता है? ये शुरुआत में जो माँ से वो वार्मथ, टच, हैप्टिक कुछ चीज़ चाहिए होती है ना, वो नहीं मिली होती है इनको, तो वो ज़िंदगी भर उसी को सीख करते हैं, अटेंशन, वैलिडेशन। आप इंस्टाग्राम पे जाओ, सोशल मीडिया पे देखो, ये अटेंशन सीकर जितने हैं, ये क्यों इतने ज़्यादा हाईली अटेंशन सीकर होते हैं? आप ज़्यादातर केस में ऑब्जर्व करना, बचपन में उन्हें अटेंशन नहीं मिला होता है अपने माता पिता से, अपने लोगों से, तो वो आके सबसे अटेंशन लेना चाहती हैं, लेना चाहते हैं, और ये क्रिटिसिज्म इनका बर्दाश्त नहीं कर सकते ये। तो इनका रिलेशनशिप भी ऐसे ही रहता है, बहुत किसी से इंटेंस कर लेंगे और बिल्कुल इंटेंस करने के अब अदर हैंड बिल्कुल वो डिटैच हो जाएंगे। तो ये कॉज क्या होता है इन सब का? यही है, मम्मी होती है, मतलब बचपन में माँ से उनको प्यार नहीं मिला होता है, बॉर्डर लाइन वाले की बात करें तो यहाँ पे। और ये चाइल्ड अब्यूज भी बहुत ज़्यादा कॉज है इसका। बुली कर रहे हो सामूहिक तौर पे मिलके, गांव में अक्सर ऐसा करते हैं, रिश्तेदार ऐसा करते हैं, कंपटीशन कंपैरिजन करते हैं, एक्सट्रीमली मतलब अलग ही बुली करते हैं पूरा। टीचर, एक तो इतने ऐसे ऐसे टीचर हैं भारत देश में, इनको पता ही नहीं होता किसी किसी की चीज़ के बारे में। उनका बस नहीं पढ़ाने लिखाने आता है तो वो फोर्स का यूज़ करते हैं, फिर बल का प्रयोग करते हैं, और फोर्स में ही बिलीव करते हैं रेदर देन अपने खुद बदलने को। तो इंक्लूसिव मेथड होना चाहिए चीज़ों का। भी बात करेंगे ट्रीटमेंट का, और मैं अपना पर्सनल भी कुछ ऑब्जर्वेशन से बताऊंगा, किताबों में वो नहीं है, क्योंकि चीज़ों में मैं रहा हूँ, लोगों से मिलता जुलता हूँ, और मैंने कोर्स किया था इंक्लूसिव स्टडी मेथड का, NEP जो लेकर आया है, तो उसमें ये बातें हो रही थी। तो वेट अ मिनट, अभी से पर्सनैलिटी, ओके। सो तो कॉज क्या क्या होता है? देखिए, चाइल्ड अब्यूज, बुरी तरह मार दिया गया, बुरी तरह पीट दिया गया बच्चों को, आगे चल के फिर दिक्कतें होती हैं उससे। सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट्स, जेनेटिक, क्रोमोसोमल, ये सारी दिक्कतें हैं। बॉर्डर लाइन को बिल्कुल माँ से ही दिक्कत आता है। और ट्रीटमेंट की अब बात कर लेते हैं थोड़ा। ट्रीटमेंट देखिए, डिटेल असेसमेंट करना पड़ेगा। बचपन में जो चीज़ें हैं वो उसको एसेस करना पड़ेगा। अभी हमारा जो बिहेवियर है वो बचपन में हम जैसे सोसाइटी द्वारा, अपने पेयर्स द्वारा, अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स द्वारा, अपने सिबलिंग्स द्वारा ट्रीट किए गए हैं, उसी के बाय प्रोडक्ट हैं। उसको पूरा प्रॉपर से असेसमेंट करना पड़ेगा। और सपोर्टिव थेरेपी में बहुत ज़्यादा कारीगर आती है।
सपोर्टिव थेरेपी, जैसे कि उसको बताना, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड दिखाना, क्लाइंट सेंटर थेरेपी, वो बिल्कुल डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ, बिना जजमेंटल हुए, अच्छे से उनको एक एम्पैथेटिक ईयर के साथ सुनना पड़ेगा उनको। सबके बस की बात नहीं होती, और सब में ये एक्टिंग नहीं करना होगा, इसमें सच में आपको दिखाना होगा। और तब जाके आप उसकी उनकी मदद कर सकते हो, पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले लोगों का। और उनके ना जुगुलर वेन्स को मत टच करो। जुगुलर वेन्स मतलब कमजोर नस को मत टच करो ना। आपको पता है उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा हर चीज में व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता या उसको कोप अप नहीं कर पाता, तो सिंपली आप उसको अवॉइड करो, आप उसके जुगुलर वेन्स को टच ना करो, राइट। आपको पता है ऐसा एक मरीज है, उसको बहुत ज्यादा डीजे लाउड स्पीकर चलाओगे तो उसके कान में दिक्कत है, तो इरिटेट होगा। तो भाई आप ऐसा टॉन्ट कर देते हैं कई सारे लोग का, बहुत सारे कंपैरिजन कर देते हैं, मत करो सिंपली उसके साथ। तो वो इंसान सही रहेगा। और काउंसलिंग कर सकते हैं उनके साथ ट्रीटमेंट में, काउंसलिंग कर सकते हैं। और सॉल्यूशन को ना बहुत सारा, उसको ना सॉल्यूशन के साथ एक ही साथ नहीं काम करना होगा, वन बाय वन सॉल्यूशन पे काम करना पड़ेगा। स्टेप्स में, सीढ़ियों में डिवाइड करना पड़ेगा, पहले ये सीढ़ी चढ़ेंगे फिर ये सीढ़ी चढ़ेंगे। एक ही साथ जंप नहीं लगाना है सीढ़ी पे ऊपर पहुंचने के लिए, वन बाय वन चलेंगे। पहले एक चीज पे काम करेंगे फिर दूसरी चीज पे काम करेंगे। तो जैसे कि किसी को बहुत ज़्यादा हेजिटेशन आता है, बहुत ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर पाता, फिर लगता है साइलेंट टेंडेंसी आता है, सबसे पहले हेजिटेशन पे काम करेंगे। सबसे पहले उसके दोस्तों से बात करवाना काम करेंगे, अगल बगल। तो ऐसे धीरे फिर जाके उसके क्लास में कराएंगे, फिर जाके फैमिली में कराएंगे, फिर जाके पब्लिक में कराएंगे। तो अलग अलग एग्जाम्पल हैं, अलग अलग तरीके से हम करा सकते हैं। कॉग्निटिव थेरेपी बहुत काम आती है। सीबीटी आपका जो है, अगर इलिटरेट है व्यक्ति, तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो है, जो इरेशनल बिलीफ वगैरह उनके अंदर जहन में गढ़ कर गई है, उस पे काम करके सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग के थ्रू उन्हें सोचने पे मजबूर करना। मतलब ऐसा उनको लेट देम थिंक, लेट देम क्वेश्चन, ऐसा उनको करके वो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है प्रोफेशनल थेरेपिस्ट चाहिए। तो इससे ठीक किए जा सकते हैं। अब इंक्लूसिव, अब देखिए स्कूल्स में क्या होता है, इंक्लूसिव मेथड ऑफ टीचिंग लेकर आना चाहिए। गिफ्टेड जितने बच्चे होते हैं उनके लिए क्लासेस हमारे टीचर्स योग्य ही नहीं है। जिनकी IQ 70 से कम है उनके लिए तो खैर स्पेशल एजुकेशन होता है, लेकिन फिर मान लीजिए जिसकी IQ 85 है, 80 है, तो वो तो अभी हमारे नॉर्मल स्कूल्स में ही आते हैं। तो उनके लिए भी कुछ अलग सा एक्टिविटी आप कर दो एज अ टीचर हो तो। सबको एक ही प्रकार का शिक्षा नहीं दो। आप टीचर हो तो आपके पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि व्यक्ति को, बच्चे को देखकर आप पहचान लो। आप, और सबका लेवल ऑफ जो करने का सक्सेस होता है, सबका अलग अलग होता है। कोई व्यक्ति 1 घंटे में 5 क्वेश्चन पढ़ के उसको समझा दे रहा है, तो आप उसको 1 ही 2 क्वेश्चन करने को दो, राइट। ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, सोचनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। और जो एक्सेप्टेंस है, ये चीजें लानी पड़ेंगी। एक आजकल के दिल्ली के टीचर्स बहुत ज्यादा ऐसा कर रहे हैं, और भी मैं लोगों टीचर्स को देखता हूँ। तो वहाँ पे आर्ट के थ्रू, एक्टिविटीज के थ्रू उनको सिखाओ, तारे जमीन पर आप देखो। तो ऐसे हमें कराना पड़ेगा चीजें उनको एजुकेशन में ही। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये सारी चीजें आपको करना पड़ेगा। सुनने में बहुत आसान आसान सा लगता होगा, लेकिन सच में आपको करना पड़ेगा। बहुत ही इफेक्टिव होता है, और इसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको एफर्ट करने पड़ेंगे। लगता है कि वो हाँ सिंपल ऐसे से आर्ट क्राफ्ट कर दो, अरे ये तो कुछ नहीं होता, बट सच में उनके पर्सनालिटी को बिल्ड करने के लिए काम करना, ये थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा। तो यही था हमारा ट्रीटमेंट, कॉज, और पूरा हमारा क्लस्टर सी का आज का क्लास। बाकी किसी को और कुछ कहना है तो यू कैन शेयर। श्रेष्ठा, ऋषिका, साक्षी, अंशिका, कमल, अभिषेक। हम्म, Everything is clear. okay, that's good.
कमल, काफी लोग मैसेज कर रहे हैं, वो लोग ज्वाइन नहीं किए थे क्या?